नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुमित तोंगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, बीतते हुए इस साल के साथ और आने वाले नववर्ष के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आज का चैप्टर क्या है। चैप्टर है हमारा जय प्रक्रम। जय प्रक्रम का हमारा पार्ट 3 है। जय प्रक्रम का पार्ट 3 है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं और आगे पूछने के ज़्यादातर चांसेस हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस हमारे परीक्षाओं में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चनों को हम एक बेहतर ढंग से जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। इसी के साथ क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें साथियों 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मनुष्य के रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो RBC और एक WBC। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से जानना है कि कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। अब RBC की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। और WBC वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स। WBC और RBC में अंतर क्या है? RBC हमारी जो है इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। और WBC जो है इसका जीवन काल कितना होता है? याद रखना है हमें 12 से 20 दिन, लगभग 12 से 20 दिन WBC का जीवन काल होता है। तो याद रखना है 120 दिन क्या हो जाएगा हमारा? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। अब सबसे पहली बात यह है कि WBC का कार्य क्या है? WBC का अहम कार्य होता है हमारा रुधिर कणिकाओं शरीर में आते हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाओं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? श्वेत रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य क्या है हमारा? WBC के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है हमारा? WBC के अंतर्गत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका कार्य क्या है हमारा? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना है। अब दूसरी बात आती है हमारी कि प्लेटलेट्स क्या होती है साथियों? प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के छोटे छोटे घटक होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड के छोटे छोटे घटक। ब्लड के छोटे छोटे घटक होते हैं। ब्लड के छोटे छोटे घटक होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? प्लेटलेट्स। याद रखना है, ब्लड के छोटे छोटे घटकों को क्या कहते हैं हम? प्लेटलेट्स कहते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर बात आती है हमारी। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्या है? रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? रुधिर का थक्का बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें। एक तो याद रखिए प्लेटलेट्स, विटामिन K और कैल्शियम की अहम भूमिका होती है रुधिर का थक्का बनाने में। इन 3 चीज़ों की रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम, इन तीनों चीज़ों की हमारी क्या होती है? रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है। देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है साथियों? 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो दायां और एक बायां। एक दायां और एक
बायां। अब दाएं और बाएं में भी दो दो प्रकार होते हैं हमारे, दायां निलय और दायां अलिंद। दायां निलय और अलिंद। एक होता है हमारा बायां निलय और अलिंद। निलय और अलिंद, ये चार प्रकार होते हैं हमारे मनुष्य के हृदय में। कोष्ठकों की संख्या दायां निलय, बायां निलय और दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये चारों होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बात आती है कि पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, बाएं निलय से या दाएं निलय से। तो याद रखना है कि बाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है। ऑप्शन नंबर ए है बायां अलिंद, ऑप्शन नंबर बी है दायां अलिंद, ऑप्शन नंबर सी है बाएं निलय से और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दाएं निलय से। तो चारों ऑप्शनों में कौन सा राइट आंसर है बताना है आपको। देखिए, फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर आता है वो आता है हमारा बाएं अलिंद से। किससे आता है? बाएं अलिंद से। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा बाएं अलिंद से। अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारा, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है। ये नहीं है, अशुद्ध रुधिर जाता है फेफड़ों से, आहार नली से, हृदय से या त्वचा से। तो याद रखना है कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों से जाता है, फेफड़ों से जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है सिरा, महासिरा, दाएं निलय या महाधमनी। तो याद रखना है कि महाधमनी का कार्य क्या है हमारा? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। महाधमनी का क्या कार्य है? शुद्ध रुधिर को विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाना, शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाना। ये हमारा क्या हो जाएगा? महाधमनी का कार्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर बात आती है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको 72 से 75 बार, ऑप्शन नंबर बी है 60 से 65, सी है 72 से 80 और 75 से 78। तो चारों ऑप्शनों में आपको देखना है कि कौन सा आंसर राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 72 से 75 बार हमारा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अब बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है साथियों आपको 140/80, 135/100, 120/80, 125/115। तो याद रखना है 120/80, 120/80 सामान्य रक्तदाब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में इसी से पूछा गया है, इसी में कि रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब मापा जाता है स्पिगमैग्नोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या माइक्रोमीटर से। तो याद रखना है स्पिगमैग्नोमीटर के द्वारा रक्तदाब हमारा नापा जाता है। क्या नापा जाता है? रक्तदाब। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात आती है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है उत्सर्जी पदार्थ को संवहन, जल का संवहन, एमिनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो चारों ऑप्शनों में हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट आंसर है हमारा। देखिए, पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का संवहन करना। क्या होता है? जल का संवहन करना जाइलम का कार्य है। जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा? जल का संवहन करना। अब इसी के साथ यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है? क्या होता है? फ्लोएम का कार्य क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे फ्लोएम का कार्य क्या होता है।
फ्लोएम का कार्य याद रखना है आपको, पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ये पॉइंट याद रखना है। इसी के साथ यदि आपसे फ्लोएम पूछा जाए तो क्या होगा, याद रखना है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना किसका कार्य होता है, फ्लोएम का। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात आती है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है वह क्या कहलाता है। देखिए याद रखना है कि वो जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है हमारा, जनन, उत्सर्जन, पाचन या परिसंचरण। तो हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन किसके अंतर्गत आता है हमारा, उत्सर्जन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, उत्सर्जन के अंतर्गत। हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, क्या कहलाएगा हमारा, उत्सर्जन कहलाएगा। अब देखिए उत्सर्जन की प्रक्रिया आपके समझ में आई कि उत्सर्जन क्या है, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से क्या कहलाएगा हमारा, उत्सर्जन कहलाएगा। देखिए हानिकारक पदार्थों का निष्कासन के बारे में जाना कि आपने उत्सर्जन होता है। अब याद रखना है कि आपको कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है। अब देखिए अहम उत्सर्जन तंत्र जो होता है हमारा शरीर में क्या होता है, वृक्क होता है। क्या होता है साथियों, वृक्क होता है। ये क्या है हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है, याद रखना है, मुख्य उत्सर्जी अंग। अब आप पूछोगे कि भाई वृक्क का कार्य क्या है, ये भी हमें जानना है कि वृक्क का कार्य क्या होता है। देखिए वृक्क का सीधा सीधा याद रखना है आपको कि कार्य क्या होता है। वृक्क का कार्य है हमारा कि शरीर में से, शरीर में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में से हमारे यूरिया को अलग करना। किसको करना, यूरिया को अलग करके, पृथक करके, मतलब अलग करके उसको एकत्रित करना वृक्क का कार्य होता है। इसके अंतर्गत आता है हमारा वृक्क का कार्य। अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है या मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। ये दोनों ऑप्शन ठीक कर लेने हैं आपको। ये वृक्क है, क्या है, वृक्क। ये भी यहाँ पे वृक्क है। वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वृक्क किस तंत्र से संबंधित है हमारा, उत्सर्जी से, मतलब कि उत्सर्जन से। भाई किससे संबंधित हो जाएगा, उत्सर्जन से। मैंने आपको बताया कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है हमारा, वृक्क है। अब मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है, फेफड़े हैं, त्वचा है या यकृत है। तो याद रखना है मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा हमारा, वृक्क हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है, रबड़ है, लौंग का तेल, गोंद या ये सभी। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 3 ऑप्शन, रबड़ होता है, लौंग का तेल होता है, या गोंद होता है, या ये सभी होता है। तो याद रखना है कि पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण क्या होता है, ये सभी होते हैं। रबड़ भी होता है और लौंग का तेल, गोंद और ये सभी। तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चमड़े के शोधन में प्रयोग होता है, चमड़े के शोधन में प्रयोग होता है। अब चमड़े के शोधन में क्या प्रयोग होगा हमारा, टेनिन, गोंद, रबड़ या रेजिन। तो याद रखना है आपको, टेनिन का प्रयोग हमारा चमड़े के शोधन में होता है। टेनिन का प्रयोग क्या होता है हमारा, चमड़े के शोधन में प्रयोग होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, जलरंध्र के द्वारा, मूलरोम या पुष्पकलियाँ। तो चारों ऑप्शनों में कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, जलरंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, जलरंध्र।
जल रंध्र के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, मूत्र निर्माण होता है वृक्क से, यकृत से, प्लीहा से या हृदय से। तो मैंने आपको बताया कि मूत्र का निर्माण जो होता है हमारा किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। वृक्क का कार्य क्या है हमारा, खून में से यूरिया को अलग करना, एकत्रित करना, और एकत्रित होकर वृक्क का, वृक्क, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 ये है। क्वेश्चन नंबर 20, वृक्क बना होता है मूत्रवाहिनियों से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है मेलिपिगियन नलिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रॉन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है शुक्रजनक नलिकाओं से। तो याद रखना है कि वृक्क जो बना हुआ होता है हमारा नेफ्रॉन से बना हुआ होता है। वृक्क के अंदर छोटी छोटी नलियाँ होती हैं बहुत सारी, जो किसके, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, बहुत सारी घनी आकार की नलियाँ होती हैं वृक्क के अंदर, पतली पतली, जिनको हम नेफ्रॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और किससे बना हुआ होता है वृक्क हमारा, नेफ्रॉन के द्वारा बना हुआ होता है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे आज के। 20 क्वेश्चन के बाद हमारा कल जो चलेगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 है नियंत्रण एवं समन्वय, और चैप्टर नंबर 7 है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। इन दोनों के हम MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और MCQ क्वेश्चंस दोनों चैप्टरों के एक साथ होंगे और बेहतर तरीके से होंगे। अब चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को देखना नहीं भूलना है, बेहतर ढंग से देखिए। सारे आपको चैप्टर का रिवीजन करना है, उसके बाद आपको अपने अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जितने भी हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक बेहतर ढंग से कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 20 क्वेश्चन थे हमारे, 20 क्वेश्चन से सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी को बेहतर ढंग से आपको करना है। और इस आने वाले नए साल के साथ इतने तरीके से मेहनत करनी है ताकि आप अपने आप को टॉप कर सको। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि जाते हुए इस साल के साथ और आने वाले नए साल के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करते रहिए, ये करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर, ये तीनों चीज़ों की भी अहम भूमिका है, आपका साथ बना रहेगा। धन्यवाद।